नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर रात 10 बजे का समय यानी अलग-अलग शहरों के समस्याओं को, मुद्दों को उठाने का समय और आज फिर एक बार भावनगर की बारी और भावनगर में बल्कि पूरे गुजरात में जिस तरह से मेगा डिमोलिशन सरकार ने, पुलिस ने चला रखा है, उस पर आज बात होगी। भावनगर में कई वक्त से अ, गडेची नदी के विस्थापित जो हैं वो डिमोलिशन नहीं करने की मांग कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो डिमोलिशन की कार्यवाही को शुरू किया गया है और उसी पर वहां के लोग जो है अपनी बातों को हमारे समक्ष रखना चाहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश वाघाणी जी जुड़े हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्ते सर। हमारे साथ एडवोकेट दर्शना जोशी जी जुड़ी हैं। दर्शना जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बलदेव सोलंकी भी भावनगर से जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। चलिए, प्रकाश जी से शुरुआत करेंगे। प्रकाश जी, ये डिमोलिशन जिस तरह से शुरू कर दिया गया है, किस तरह भावनगर के लोगों को इफेक्ट हो रहा है? मैं मानता हूँ भावनगर में डिमोलेशन बहुत पहले की बात है और गढ़ी से शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं सब लोग, लेकिन कमनसीब है कि भावनगर में एक गढ़ी से पहला कंसारा शुद्धिकरण 25 साल से जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ। वहां भी गंदी नालियां निकल रही है, पेड़ उग गए और पूरा खत्म नहीं हुआ था। गडेजी शुद्धिकरण की बात करें, कमनसीब है। और उसका आंदोलन भी, जो लोग 810 जन को नोटिस दिए इस कॉरपोरेशन ने, फिर भी मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं हुआ और हम उसके सामने लड़ाई भी लड़े। माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय शक्ति सिंह गोहिल साहब, जिग्नेश मेवाणी साहब भी भावनगर में आए थे और उसको ये शासक, ये अधिकारी सबने सकारात्मक निर्णय का बोला था कि हम सकारात्मक लेंगे या वैकल्पिक जगह देंगे या उसके और कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन एक कॉरपोरेशन शासक ने कुछ किया नहीं। और आज डिमोलेशन 2 दिन पहले चालू किया, कम से कम आधा मकान तो पूरे डिमोलेशन में गिरवा दिया है और बाकी है। लेकिन मैं बोलता हूं कि गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। ये गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की सरकार है, ये कह रहे हैं, क्योंकि शुद्धिकरण के नाम पर जिस तरह से अलग-अलग इलाकों में डिमोलिशन शुरू कर दिया गया है, तो जिस तरह से भावनगर में शुद्धिकरण गडेची का शुरू कर दिया गया है, कई इलाकों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। बलदेव सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, क्या कहना चाहेंगे इस इश्यू पर, क्या जोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो वीएनएम के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिस तरह से गुजरात के भावनगर के अंदर गडेसी शुद्धिकरण के नाम पे दलित, पिछड़ों और गरीबों को वहां से हटाकर वहां पे बड़े बड़े इमारत खड़े कर कर एक ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जैसे पिछड़े लोगों को परेशान करने की बात कर रही है ये सरकार, ये बहुत दुखद बात है। जिस तरह से भावनगर कॉरपोरेशन में 810 लोगों को, 810 परिवार को नोटिस इशू किया, जैसे हमारे पूर्व प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से बात की कि पूरा गुजरात में हमारे पीसीसी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी जी और पूरा डेलीगेशन कमिश्नर से मिला, कमिश्नर से बातचीत की कि जिस तरह से दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक इस डिमोलिशन को रोका जाए। कैसी बात कर रहे हैं, मतलब एक कॉरपोरेशन की बात, जैसे पदाधिकारी जो है, मेयर है, सभी लोग स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ऐसी बात कर रहे हैं कि ये जो गडेची का विस्तार है उसके आसपास में जो रहते लोग हैं उसको वहां से हटाओगे तो हमारा भावनगर सुंदर दिखेगा। मैं इस प्रशासकों को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि गरीबों को हटाने से क्या ब्यूटिफिकेशन, ये भावनगर की सुंदरता होगी? ये कृष्ण कुमार सिंह जी का गांव है, रजवाड़ा है। यहाँ पूरे देश को एकता और अखंडता को साथ लेने के लिए पूरा राज्य भारत को समर्पित किया था। तो क्या कृष्ण कुमार सिंह जी ने ऐसा भावनगर देखा था कि जहां एक बच्चा केरी के लिए, आम के लिए एक पत्थर मारता है तो हमारे राजा जो है वो बाहर आके, महल से बाहर आके उसको, उसके परिवार की जो भी जरूरत है वो पूरी करते थे। मतलब यही भावनगर की खासियत रही है कि नाना छोटे जितने भी परिवारों हैं उन सबको साथ में लेके पिछली हरोल से आगे की हरोल में कैसे आए,
उस तरीके से नीति होनी चाहिए। हमारा भावनगर एक पवित्र भूमि में बसा हुआ है, यहाँ हमारे राम भगवान भी आए हुए हैं, फिर भी जो राम के नाम से वोट लेते हैं वो सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद राम की जो प्रजा है उसका कोई कल्याण की बात नहीं करता है, वो बहुत दुखद बाबत है। जी बिल्कुल, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का ये शहर जो विकास के मामले में काफ़ी पीछे रह गया है, लेकिन विकास जो हो भी रहा है, वो भी लोगों को कहीं न कहीं अंधकार की ओर ले जा रहा है और भावनगर में जो डिमोलिशन है, काफ़ी वक़्त से चर्चा का केंद्र बना हुआ था। पहले जो लोग हैं, जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उन्हें सुचारू रूप से विस्थापित करने की माँग की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अब सैकड़ों लोगों के रहने पर सवाल उठ गए हैं। एडवोकेट दर्शना जोशी जी हमारे साथ है। दर्शना जी क्या जोड़ना चाहेंगी इस पूरे मामले में? किस तरह से सरकार ने गरीबों की सोचे बिना गढ़ेची नदी के शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है? अभी हमने देखा कि कितने गरीब लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। हम उसके घर को टूटते हुए हम देखते हैं तो हम दर्द से कांप जाते हैं। तो ये सरकार को गरीब लोगों पर दया रखनी चाहिए और जो पार्ट किए हुए हैं मिडिल क्लास और अमीर लोग और गरीबों के बीच में, और सत्ताधारी पार्टी का जो ध्येय होता है कि वो पूरी सिटी का डेवलपमेंट करे, पर डेवलपमेंट किसके लिए है? प्रजा के लिए है, मानव के लिए है। अगर वो ही मर जाएगा, वो ही भूखा मर जाएगा, उसको मकान नहीं मिलेगा, वो बद्दुआ देगा, तो ये सरकार ये बहुत जो कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो किस काम का? तो पहले सरकार को इन लोगों की पीड़ा को देखना चाहिए, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ प्लान करना चाहिए, बाद में ये डिमोलेशन करना चाहिए। हम डिमोलेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो मानव है, जो लोग अभी पीड़ित है, उसको खाने की प्रॉब्लम है, वो जो डिमोलेशन करते हैं उससे पहले उसका बिजली निकाल देते हैं, पानी की लाइन कट कर देते हैं, ड्रेनेज की लाइन कट कर देते हैं, तो वो लोग बेघर हो जाते हैं, खाने पीने का भी उसका ठिकाना नहीं रहता। तो इतने लोगों को पीड़ा देकर कुछ हासिल नहीं किया जाना चाहिए। पहले उन लोगों को सुखी करना चाहिए, उन लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ प्लान करना चाहिए, बाद में डेवलपमेंट का सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, गरीबों के बारे में पहले सोचना होगा और उसके बाद ही इस तरीके के विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहिए। प्रकाश जी के पास चलूँगी। प्रकाश जी क्या माँग है सरकार से? आखिरकार ये जो विस्थापित हैं, ये जो गरीब हैं कैसे उन्हें न्याय मिलना चाहिए? आप कब कई वक़्त से आप बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अगर कंसारा शुद्धिकरण की बात करें, वो प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में, मैं ये मान रहा हूँ कि पूरा प्रोजेक्ट 25 साल से सिर्फ बात कर रहे थे चुनाव के समय पे कि हम कंसारा शुद्धि, कंसारा रिवर फ्रंट, और पूरे इंडिया में एक ही ये प्रोजेक्ट ऐसा, उसका 3 बार खातमुहूर्त और 3 अलग-अलग नाम, लास्ट में कंसारा सजीवीकरण। वो तो सब बात छोड़ो, लेकिन वहां उसकी लंबाई और चौड़ाई में चौड़ाई कम की थी। यहाँ भी हमने रजुआत करे, कम से कम मकान गिरे, ऐसा सरकार के पास रजुआत की थी, लेकिन वो भी हमारी बात सुनी नहीं। आज गरीब की इतनी परिस्थिति है, गरीब लोग रोते हैं बेचारे, हम उसके घर जाते हैं कि हम 40-40, 50-50 साल से यहाँ रहते हैं, हमने सखी लोन लेके अपने मकान बनवाया है, वो गिर जाएंगे, उसके सपना टूट जाएगा। कोई तो बच्चे परिवार ऐसे है जिसका बच्चे का बोर्ड की एग्जाम है, और कहीं ऐसे हैं कि बेचारे लोग खाने की भी तकलीफ है, उसका मकान सब भस्मित कर दिया। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँ, भावनगर में अनेक बहुत कुछ संस्था ऐसी है जिसने भावनगर कॉर्पोरेशन की जगह कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो पैसे वाले उद्योगपति है, बड़ी संस्था है, तो उसको 260 की नोटिस कॉर्पोरेशन ने दी है, 1.5-2 साल पहले दी है, लेकिन उसकी कोई पहचान बड़े राजनीतिक आगेवान है, बड़े नेता के साथ है, इसलिए उसके सामने कांग्रेस पक्ष ने अनेक बार उसके आंदोलन किए, रजुआत की कि उसको 260 की नोटिस दी तो उसका डिमोलिशन क्यों नहीं करवा जाता, लेकिन वो पहचान वाला है और ये गरीब लोग हैं, इसकी कोई पहचान नहीं, वो किसके पास जाए? भगवान सिर्फ उसका सुनने वाले भगवान है, या हम विरोध पक्ष के
जो भी है हम उसके लिए जो भी कर सकते हैं, हमने सब कुछ किया, आंदोलन किए, अनेक कार्यक्रम दिए, लेकिन मैंने भी इस बात से पूरे माध्यम से मैंने देखा है, तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि इस देश में सिर्फ जिसकी पहचान बड़ी होगी उसका सब होगा, लेकिन जिसकी पहचान नहीं होगी, जो कमजोर है वो कमजोर ही रहेगा, और जो पैसे वाला है वो पैसे वाला ही रहेगा। तो यहाँ गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, ये कह रहे हैं प्रकाश जी और पिछले कई वक़्त से इस मामले में लड़ते आए हैं। एडवोकेट दर्शना जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं। दर्शना जी, इस पूरी लड़ाई को न्यायिक रूप से कैसे आगे ले जाएँगे? आप एडवोकेट भी हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठा रही हैं। ये पूरी जो लड़ाई है गरीबों के लिए, विस्थापितों के लिए, इसे कैसे आगे ले जाएँगी? ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि कभी कहीं भी जगह पर डिमोलेशन करना है सरकार को, तो उससे पहले उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी वो अनदेखा कर रहे हैं। तो वो पहले कोई भी व्यवसाय हो, वो नेता हो या एडवोकेट हो, वो सेवाकीय व्यवसायकार है। उसको पहले प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। ये सब लोगों को सत्ता मिलती है तो वो सेवा करने के लिए ही मिलती है। किसी का घर उजाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो पीड़ित लोग बहुत बद्दुआएं देते हैं, तो बद्दुआ लेकर क्या महल खड़ा करा किया जा सकता है? कई लोग हैं जिसको अटैक आ जाते हैं। कई लोग अगर ये जो उसका मकान जो लोन लेकर खड़ा किया था, वो एक झटके में एक एक ही बार में गिराया जाता है। तो कई लोग तो रोते हैं, कितने दिनों तक खाते भी नहीं है। तो सरकार के पास जमीन है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो उन लोगों को लीगली जो कायदे में लिखा है उस तरह से उसके लिए जितनी जगह ली है उतनी जगह उसको सरकार की जगह पर देनी चाहिए और मकान बनाकर भी देने चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने खर्च कर कर मकान बनाए होते हैं। वो जो ब्रिज बनाते हैं या कोई पुल बनाते हैं, उसको उस पे वो करोड़ों लोग खर्च करते हैं, करोड़ों रुपये का खर्च करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कई लोग कमाते हैं इसमें। तो इससे इससे बेहतर है कि गरीब लोगों के पीछे कुछ खर्च किया जाए, उसको जमीन दे दी जाए, उसके लिए मकान जितने 2 रूम, ऐसे गरीब लोग हमने देखे हैं कि 2 रूम में 25-25 लोग रहते हैं। तो उनके लिए 2 रूम के बदले 2 रूम तो बनाकर दे दे। वो जो आवास योजनाएं है वो कई कई फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, तो उस पर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये लीगली भी अनलीगली कर रहे हैं, लीगली काम है। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि व्यवस्था किए बिना, उसके लिए कुछ कहे बिना वो गिरा नहीं सकते। फिर भी वो गिरा रहे हैं अपने सत्ता के दम पर। ये बहुत बुरी बात है। जी, बिल्कुल और इसीलिए ज़रूरी है कि इन गरीबों को न्याय मिले और उन्हें घर मिले क्योंकि बिना घर के इंसान कैसे रह सकता है? मौसम जो है उसका असर होता है, बच्चों की परीक्षाएँ होती है, बुज़ुर्ग लोग जो है बीमार होते हैं, ऐसे में गरीबों के झोंपड़े हटाकर एटलीस्ट उन्हें कोई अच्छी जगह विस्थापित किया जाना उन्हें रहने की जगह देनी चाहिए ताकि उनकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो सके। बलदेव जी क्या माँग रहेगी सरकार से? किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस पूरे मामले में क्योंकि अब तो डिमोलिशन शुरू हो ही गया है। हमारी वही डिमांड है जो मेरे दोनों साथियों ने की है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जिसकी पीड़ा हम जानते हैं और परिवार जानता है, ये पीड़ा देने का काम कॉरपोरेशन ने किया है। कॉरपोरेशन ने इस तरीके से काम किया है कि गरीबों पे अत्याचार किया है। इस अत्याचार को तुरंत बंद किया जाए और ये जितने भी प्रभावित परिवार है उन सबको एक अलग से रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी डिमांड है, जैसे हमारा लोकशाही का देश है, भारत देश में लोगों के प्रति जो भाव है, आदर है, प्रेम है, वही प्रेम की नीति के साथ इस कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों और अधिकारियों को काम करना चाहिए। जैसे मेयर और कमिश्नर दोनों एक हिटलरशाही की नीति के साथ भावनगर में काम कर रहे हैं और बहुत दुख की बात है। 45 to 50 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट जो कंसारा शुद्धिकरण का था, वो पूरा पैसा है जो पब्लिक का है, पब्लिक सेक्टर से लिया हुआ पैसा है।
वो पैसा पूरा बर्बाद हो गया है, वहाँ कोई ब्यूटिफिकेशन आज के दिन के टाइम पे नहीं है। ऐसा ही अभी दूसरा प्रोजेक्ट गणेश की वडला का चालू किया है अभी। तो उस प्रोजेक्ट में क्या किया है, पहले सभी लोगों को घर से अलग कर दिया, जहाँ पे पुत्र अपनी माता पिता रहते थे, हुई है, परिवार की भावनाएं वहां पे जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी जगह पे अलॉटमेंट नहीं हो सकता तब तक घर नहीं गिरा सकते। तो उसमें सीधी सी गाइडलाइन है, 12 साल से जिस परिवार एक जगह पे रह रहा हो, झोपड़पट्टी में नहीं, पक्के बांधकाम वाले मकान है, तो इतने टाइम से लंबे समय से परिवार रह रहा था, तो आज के दिन के लिए वहां पे क्यों रहने दिया? क्योंकि वहां पे परिवारों की आस्था जुड़ी हुई थी। तो इस आस्था के साथ कॉरपोरेशन ने छेड़छाड़ की है। तो आने वाले दिनों में गरीब, मध्यम, जो भी प्रभावित परिवार है वो इनको लेके डूबेंगे, वो हमारी सही नीति है। बिल्कुल, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और ऐसे में इन गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए, ये ज़रूर सवाल उठाया जा रहा है। दर्शना जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं। जी, दर्शना जी। ऐसी बात है कि किसी का मकान है, वो मकान मालिक है, उसके यहाँ कोई किराएदार रहता है। वो एक नियम है कि वो 14 साल तक जो किराए पर रहता है, तो उसको निकालना होता है तो वो केस कर सकता है और मकान मालिक को उसको पैसा देना पड़ता है, आधा मालिक हो जाता है। अगर पुराना जो किराएदार है, तो वो तो पूरा मालिक होने का दावा करता है और कोर्ट भी उसके फेवर में अपना ऑर्डर करती है। तो ये लोग जो है, सरकार यहाँ की बीएमसी भावनगर महानगर पालिका ऐसा बोल रही है कि हाँ, ये लोग जो मुफ्त नगर में रहते हैं, वो हमारा उसकी मालिक हम हैं। आप तो वो बोलते हैं कि हम जो घर वेरा होता है, वो पानी का बिल है वो भरते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप हमारे किराएदार हो। तो किराएदार 60 सालों से रह रहे हैं, तो क्या उसका कोई हक नहीं है? उस वो नियम जो किसी के घर में लागू होता है, तो ये बीएमसी का घर है, तो उसके किराएदार का कोई हक नहीं है? बिल्कुल, तो उसके कानूनी लिए रूप नहीं से कुछ सोचना चाहिए? जी, कानूनी रूप से भी सालों से यहाँ रहने वाले लोगों का यह हक है और ऐसे में उन्हें यह हक मिलना चाहिए। आशा करते हैं कि घड़ेची के विस्थापितों को जल्द से जल्द न्याय मिले। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।